हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बड़ा ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है, यूजफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वॉइस वॉच। और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना हमें जो है सेंटेंसेस को अच्छे ढंग से समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आइए हम लोग आज वॉइस वॉच पर कुछ विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वॉइस क्या है। वॉइस क्या है, वॉइस किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्रिया का वह रूप होता है जो यह व्यक्त करता है कि कोई कार्य कर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है या अप्रत्यक्ष रूप से। बच्चों, ये जो प्रार्थना ये जो हमारी डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो बहुत ही मायने रखती है। जब तक हमें इसका मतलब न समझ में आएगा तो हम लोग वॉइस न समझ पाएंगे। तो हमने परिभाषा जो लिखी उस पर एक बार और प्रकाश डाल लेते हैं। करा ये अर्थात वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जो यह व्यक्त करता है कि कोई कार्य कर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इस डेफिनेशन को आप जरूर ध्यान रखें। अब हमारा जो वॉइस है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। लेकिन हम यूं कह सकते हैं समझने के लिए और सरल करके कि कर्ता प्रधान वाक्य और ये हो गया कर्म प्रधान वाक्य। अब जो है चाहे हमारा सेंटेंस कर्ता प्रधान हो और चाहे कर्म प्रधान हो, लेकिन दोनों के लिए शर्त क्या है कि जो हमारी वर्ब है वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ट्रांसिटिव होनी चाहिए। इसी को कुछ लोग ट्रांजिटिव पढ़ते हैं और कुछ लोग ट्रांसिटिव पढ़ते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का कर्म का प्रयोग होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यदि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ये तो हो गई कि चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, पहली शर्त यही है कि वो वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांसिटिव, तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो अगर हम लोगों ने डेफिनेशन पर जो है गौर किया होगा तो दोनों की डेफिनेशन निकल आएगी। एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो हमने बताया कि यह क्रिया का वह रूप होता है जो यह व्यक्त करता है कि कोई कार्य कर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जिस वाक्य में
कर्ता के द्वारा कार्य प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए उसे कहते हैं कर्मबंधन वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जाए उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाए उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। या दूसरे तरीके से समझ लें कि जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है उन्हें कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है उन्हें कहते हैं पैसिव वॉइस। हम इन दोनों को जो है एक एक एग्जांपल के द्वारा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, राजू राइट्स अ लेटर। तो इस वाक्य में जो वर्ब है, ठीक है ना, उसका जो सब्जेक्ट है, तो यहां जो ये कार्य कर रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। भाई पत्र कौन लिखता है? राजू लिख रहा है। तो यहां पर जो है जो सब्जेक्ट है वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है। अब क्या आएगा पैसिव वॉइस? इसमें क्या होता है कि जो कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा वो अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जब अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो ये आगे नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, किसी और को आगे लाएगा, और वो आगे कौन आएगा? कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को कहलाना होता है। तो जब इसको पैसिव वॉइस अगर समझें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाई राजू। अब दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। इसमें जो करता है सीधे प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है, सामने आकर काम कर रहा है। इसमें है जो करता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, बल्कि दूसरे को अपने आगे लाया, अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्य कर रहा है। इस तरह से आप समझ लीजिए। और चाहे सामान्य परिभाषा, जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाए उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। अब जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो 12 टेंसेज में से किसी में भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो सामान्यतया, वैसे बनता तो सभी का है, हर टेंस का बनता है, अलग अलग ग्रामरियन ने अपने तर्क रखे हैं, लेकिन जो सामान्य हम लोग कहते हैं कि जो पैसिव वॉइस है वो केवल 8 टेंस का बनता है। ये 12 टेंसेज का और ये 8 टेंसेज का। ये भी कंफर्म हो गया कि एक्टिव वॉइस कितने का बनता है? 12 टेंसेज का। पैसिव कितने का बनता है? 8 का। अब जो है चार कौन से जिनका नहीं बनता है, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे कि तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस, कहने मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चौथा फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है और बाकी सभी का बनता है। वैसे तो हम आप लोगों को सभी टेंसेज का पैसिव वॉइस सिखाएंगे, आप लोगों को हम सभी टेंसेज का कि कैसे पैसिव बनाया जाता है सभी का बताएंगे। लेकिन जो सामान्यतया जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो है 12 टेंसेज अर्थात एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो 12 टेंस में से किसी में प्रयोग हो सकता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो केवल 8 टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। अब जो है हम लोगों ने 2 चीजें सीखी। पहली बात ये, सबसे पहली बात कि जब वर्ब हमारी ट्रांसिटिव होगी, सकर्मक होगी अर्थात वर्ब के साथ कर्म आया होगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है और पैसिव वॉइस में कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस सामान्यतया बनता है उनका हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला जो टेंस आता है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। चाहे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए और चाहे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए। अब जब बात आई है टेंस की, तो टेंस के अंतर्गत सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अब कह रहा है कि सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि जो दिया हुआ सेंटेंस है आखिरकार वो किस टेंस से बिलोंग करता है। सपोज दैट मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, कैसे पहचानेंगे? स्ट्रक्चर की क्या बनावट होगी सेंटेंस की? तो पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर सेंटेंस क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब जो यस या है इसको माइनस कर देंगे, हटा देंगे, नहीं पूरा केवल पहला रूप आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब होता तो बहुत कुछ है सेंटेंस में, लेकिन अभी हम लोग केवल इतना समझ रहे हैं कि आखिरकार सेंटेंस में मुख्य जो शब्द हैं वो कौन कौन से होंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनका होना आवश्यक है। अब जब मान लीजिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक प्रयोग कर देंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य जगदीश सर्व, प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा जब पैसिव बनाएंगे। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, गोपाल बाइज मैंगोज। हमने कोई छोटा सा साधारण सेंटेंस लिया, गोपाल बाइज मैंगोज, गोपाल आम खरीदता है। सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो क्या करना है कि जो हमारी वर्ब है वर्ब को देख करके टेंस पहचानना। तो अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का। तो उसमें क्या पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, ही सी इट है या किसी का नाम है जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है, तो हम समझेंगे कि अगर मुख्य क्रिया में से जुड़ा है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो जब इसका हमको पैसिव बनाना है तो अभी हमने स्ट्रक्चर में बताया, क्या बताया कि जो है हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज, आर या एम। इसका जो सामान्य जो बिल्कुल इजी वे है, तरीका है, इसको क्या करना है हमें पैसिव वॉइस में कि जो टेल है उसको हेड बना देना है और जो हेड है उसको टेल बना देना है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा पीछे वाला भाग है उसको आगे ले आना है और जो आगे वाला भाग है उसको पीछे ले जाना है। जैसे करके देखते हैं, क्योंकि अभी इस क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए कर्ता पहले आया है। अब क्या कर रहा है, अब प्रत्यक्ष रूप से जब कार्य किया जाएगा तो ये कर्ता कहाँ चला जाएगा, पीछे, और किसको आगे ले आएगा, ऑब्जेक्ट को, कर्म को। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो क्या हो गया, हम टेल को हेड किए, मतलब पहले लाए, तो क्या हो गया,
मैंगोज। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि यार हम इसको कह लिया है, या मान लीजिए और 2-3 शब्द लिखे होते तब क्या करते, कैसे जानते कि कौन से वर्ड को लाए। तो हम क्या करें बार बार कि हमें जो है जो ऑब्जेक्ट पोर्शन है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब अगर हाँ यहाँ कठिनाई आ रही है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे जाने, तो उसका भी एक तरीका है। आप कैसे जाने, आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें, ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं हिंदी में, कर्म। अब कर्म हमारे दो होते हैं, कौन कौन, ग्रामर की दृष्टि से पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ग्रामर की दृष्टि से इनका ऑर्डर, इनका क्रम क्या है कि पहले आना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में आना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर्म, और ये कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष कर्म। ये अप्रत्यक्ष हो गया, ये प्रत्यक्ष हो गया। ये तो ग्रामर की लैंग्वेज हुई। अपने समझ के लिए कह सकते हैं इसको सरल करने के लिए कि ये सजीव है, ये प्राणी विशेष होता है, और ये निर्जीव है। तो जब हमको इसको जानना हो तो हम वर्ब के पहले, क्रिया के पहले किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें। उत्तर में जो मिले वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इसको जानना हो तो वर्ब के पहले आप क्या लगाकर प्रश्न करें, उत्तर में जो मिले वो हमारा होगा कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर जो है इन दोनों के वर्ब के पहले लगाकर प्रश्न करने पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम चाहें तो ये जो ऑर्डर है इसको बदल सकते हैं, पहले सजीव ला सकते हैं और बाद में निर्जीव ला सकते हैं। अगर हम पहले मान लीजिए निर्जीव को ले आए, ठीक है ना, यहाँ अगर आ गया निर्जीव वाला, यहाँ चला गया सजीव वाला, तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, क्रम बदलेंगे, तो इसके पहले, सजीव के पहले या तो टू लगाना होगा प्रीपोजिशन, या फिर फार लगाना होगा। मोस्टली हम टू का ही प्रयोग करते हैं, फार तब लगाते हैं जब वो कार्य किसी के लिए किया गया हो, किसी के वास्ते किया गया हो। तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे जो है ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमारे कितने हुए, दो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। इसको हम अपनी समझ में, अपनी भाषा में कह सकते हैं ये सजीव है और ये निर्जीव है। सजीव वाले कर्म को ढूंढना हो तो वर्ग पहले किसे किसको आगे प्रश्न करो, उत्तर मिल जाए तो सजीव वाला कर्म है। अगर इसको ढूंढना हो तो वर्ग के पहले क्या लगा प्रश्न करो, इनके दोनों पे लगाने से उत्तर में कुछ मिले तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। अगर इनको लगाने से ऑब्जेक्ट मिले तभी पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हम लोग बना लेते हैं। तो कैसे बनाए, मैंगोज। अब जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए, अब ये यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ प्लूरल हो गया। अब हमको वर्ब क्या लगानी है, इज आर एम। तो यहाँ पर मैंगोज प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आर। अब जो है जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो बाई, बाई, बाट, बाट। अब क्या करना है कि हमें जो है जो हेड था सेंटेंस का एक्टिव है इसका कहा लेना, टेल की जगह। और जब हेड टेल बनता है तो हमें उसके पहले क्या लगाना होता है, प्रीपोजिशन बाई। मोस्टली बाई प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो अपने सामने राइट प्रीपोजिशन लेकर ही आती हैं, उसका भी हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे उनको जो है डायरेक्ट में चेंज किया जाता है, उनके साथ कैसे कौन सा प्रश्न लगाया जाता है। तो यहाँ पर हो गया गोपाल। शायद अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। She gave me an advice. उसने मुझे सलाह दी। अब जो है सबसे पहले हम कर्म ढूंढना सीखें। देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं
और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड तक हम ले जाएंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सी गिव मी एन एडवाइस, तो हमने कहा कि जो है कर्म कैसे ढूंढे ऑब्जेक्ट को, तो वर्ब के पहले आप कैसे पूछेंगे, किसे और क्या लगा करके। तो गिव दिया, किसे दिया, मुझे दिया, क्या दिया, सलाह दी। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पहले क्या आया है सजीव, बाद में आया है निर्जीव। अगर इसके हम क्रम को चाहे तो बदल सकते हैं, तब कैसे हो जाएगा, सी गेव एन एडवाइस टू मी। तो हमने क्या किया, जब हम निर्जीव वालों को पहले लाए, सजीव को बाद में ले गए, तो क्या लगाना है, टू या फार। तो हमने क्या बताया, मोस्टली टू ही लगाना है। फार का प्रयोग करेंगे जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाए। अब इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाए, दोनों तरह से बना। अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी का भी पैसिव बना सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो गया, आई, आई के साथ क्या लगाया, एम, थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गया, गिवन। इधर जो बच जाए उसको हम यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहीं पर हम बाय लगा कर पहले इसको यहाँ रख दें, बाद में उसको रख दें, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो जो बचा शेष यहाँ रख दिया हमने, एन एडवाइस, फिर बाई क्वेश्चन लगाया। और जो सी है, अब कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो जब स्थान चेंज करेगा तो उसका रूप भी चेंज होगा, बदलेगा। जैसे सी है, इधर आया क्या हो गया, हर। अब अगर इसको हम क्या करें, हमने अभी किससे बनाया, इस वाले ऑर्डर से। अब मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो चाहे हम इसको भी बना सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, इसको पहले ला सकते हैं। तो एन एडवाइस, ये सिंगुलर है, एक बचा, इसलिए क्या लगाया, इज, थर्ड फॉर्म गिवन। अब देखिए ये पहले कौन सा आया, निर्जीव वाला अर्थात डायरेक्ट वाला, और जब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट जाएगा तो हमें क्या लगाना है, टू या फार। तो क्या हो गया, गिवन टू मी, बाई का प्रयोग किया, और जो सी था यहाँ आया क्या हो गया, हर। बच्चों ये जो प्रोनाउन है इसको हमें कैसे क्या करना है थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक, नॉमिनेटिव केस में, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यहां पर है आई, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, मी। कहने मतलब ये, अगर कर्ता की जगह आई है तो कर्म की जगह क्या हो जाएगा, मी। अगर यहाँ कर्म की जगह मी है, कर्ता की वापस आएगा क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह भी इधर आया क्या हो गया, अस, फिर यू, क्या हुआ, यू। अगर यहाँ पर है ही तो यहाँ हो गया क्या हो गया, हिम। यहाँ से लौट के क्या हो जाएगा, फिर ही। फिर इसके बाद सी क्या हो गया, हर, इट, इट ही रहेगा, दे क्या हो जाएगा, देम। इसी तरह अगर हु आ जाए तो क्या होगा, हुम। इस तरह से हमें चेंज करना है कि यहाँ से नॉमिनेटिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट जगह जा रहे हैं तो ये रूप बदल जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह से सब्जेक्ट जगह जा रहे हैं तो इस रूप में आ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान कर लें, याद रखें, इसको अपने दिमाग में रखें बराबर, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे उसमें कुछ विशेष नियम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो स्पेशल रूल्स है हमने उन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आपको बताने का प्रयास किया है कि जिनके अभाव के कारण आप लोगों से पैसिव वॉइस बनाते समय गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो हम नियम बताने जा रहे हैं इन पर आप विशेष ध्यान देंगे। पहला नियम कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस
का सब्जेक्ट वैग्यू हो अर्थात अस्पष्ट हो, या फिर लेस इंपॉर्टेंट हो। तो हमने क्या कहा, पहला नियम कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट वैग्यू हो, अस्पष्ट हो, या फिर लेस इंपॉर्टेंट हो अर्थात कम महत्वपूर्ण हो, तो इस तरह के सब्जेक्ट को हमें बाई के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखना है। ना तो बाई को रखना है और ना ही उस सब्जेक्ट को रखना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हमने क्या लिख दिया, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस सब्जेक्ट वैल्यू हो या फिर लेस इंपॉर्टेंट हो तो पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं। कहने का मतलब उसका लोप कर देते हैं। अब इस तरह के सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, मुख्य रूप से जो आते हैं उनकी हम आपको जो है सूची बता दे रहे हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे वन, नन, नो वन, ऑल, सम, फ्यू, someone, somebody, no, nobody। इसके बाद people, public, crowd, audience, गवर्नमेंट एटसेट्रा आदि इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो वैल्यू की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें ना तो बाय लगाना है और ना इनको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, इनको लूप कर देना है सीधे। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे someone picks my pocket। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, वी एडमायर द ब्रेव। पहले दोनों सेंटेंस समझ लें। कह रहा है कोई मेरी जेब काट लेता है। अर्थ आए या ना आए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल वर्ब को देख करके सबसे पहला कार्य क्या करना है, टेंस पहचानना है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या जुड़ा हुआ है, यस। यस एस प्लस हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे बनाए कि जो टेल है उसको हेड बनाया और जो हेड है वो टेल बनाना, यही तो हम प्रोसेस कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। तो मतलब कहने का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्या काट ली, मेरी जेब, तो क्या हो गया, माई पॉकेट। सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो हम साइड अब क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पिक्ड। इसके बाद अब हम करते क्या थे, प्रश्न बाय लगाते थे और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वैल्यू है। और जब वैल्यू है, लेस इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको यहाँ पर नहीं रखना है, सेंटेंस है इसे हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद इसको देखें, वी एडमायर द ब्रेव, हम बहादुर लोगों की प्रशंसा करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो वी हम कहीं पर प्रयोग करते भी हैं और कहीं पर नहीं प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, जब वी कुछ लोगों में लग रहा हो, कुछ लोगों के प्रयोग किया गया है तो हम बायस कर देंगे। और जब वी का जो केस है, ये जो स्थिति है वो किस में लागू हो रही है, सब में, जनरल सेंस में, ब्रॉड सेंस में, तो ऐसे वी को हमें बायस नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर रखा गया है, हम बहादुर लोगों की प्रशंसा करते हैं, ये हम सब में क्वालिटी पाई जाती है। अतः यहाँ पर जो वी का अर्थ है वो जनरल है, व्यापक है, तो हमें यहाँ पर बायस नहीं करना है। अतः प्रयोग, अब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग गया तो वो क्या करने लगता है, शो करने लगता है, वही लोग, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या बन गया, द ब्रेव
आर एडमायर्ड। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लें, बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। क्या हमने लिखा कि जो बैंकें हैं वो जमा धन पर ब्याज देती हैं। क्या देती हैं? ब्याज। तो हमने आप जिनको सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया? इंटरेस्ट। एक वचन हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई, क्या? इज। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का तो क्या हो जाएगा? पेड। इधर क्या बचा? ऑन डिपॉजिट। ठीक। अब इसके बाद बैंक। अब यहाँ पर जो बैंक वर्ड है ये ऐसा वर्ड है जिसमें सारी बैंक है, तो इसका मतलब ये जनरल है। इसमें सारी बैंकें जो हैं, चाहे वो पीएनबी हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इतनी ढेर सारी बैंकें हैं, तो सारी बैंक इसी के अंदर आए, इसलिए ये जनरल इसका जो अर्थ है, इसलिए इसको हम बाय लाकर यहाँ नहीं रखेंगे। तो शायद हम आप लोगों को ये नियम क्लियर हो गया होगा। और चूंकि अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो अब जो है जो अन्य शेष नियम है उसको अगले जो है वीडियो में आप लोगों के साथ अच्छे ढंग से शेयर करेंगे। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।